एवरीवन पीपीएससी के थ्रू जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर और म्यूनिसिपल ऑफिसर की जो जॉब्स आई है, तो इसके हवाले से ये मेरा जो ना का एक डेमो लेक्चर्स है। और हम जो सब्जेक्ट हमने चूज़ किया है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये क्या है उनके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, फाइनेंस। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एक टॉपिक है, ठीक है, वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसको मैं क्या करूँगा, मैं डिटेल के साथ कवर करूँगा। पहले मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कवर करूँगा, इसके बाद मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को जना आखिर तक देखिएगा। और इसकी प्लेलिस्ट का मैंने एक लिंक जना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएगा, वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर जना बकिया जो डेमो लेक्चर्स है आप जना वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वहाँ पर जना कमेंट बॉक्स में मैंने इस वीडियो के दिया होगा। गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी स्टैंड फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या है, बेसिकली ये कैपिटल बजटिंग की एक टेक्निक है। और भी टेक्निक्स है, लेकिन ये उनमें से एक जो है बेसिकली एक टेक्निक है यूज्ड टू डिटरमिन द करंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो जनरेटेड बाय प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट। यानी फ्यूचर जो एक प्रोजेक्ट है उनकी जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनकी बेसिकली क्या किया जाता है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू को क्या हो जाता है वो मालूम किया जाता है। ठीक है, और हमेशा याद रखो कि आपका जो एनपीवी होता है ये आपको एब्सोल्यूट अमाउंट में, ठीक है ना, ये आप याद रखो, एब्सोल्यूट अमाउंट में बेसिकली क्या करता है वो आपको जो ना वो आंसर प्रोवाइड करता है। ज़ाहिर आप कैलकुलेशन करते हैं, उनका एक फार्मूला है, आगे चल के हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट अमाउंट है, जैसे क्या हो गया 1000 हो गया है, 2000 हो गया है, 100 हो गया है, ये सारे क्या एब्सोल्यूट अमाउंट है। तो अब वो क्या होगा, आप वो प्रोजेक्ट क्या होता है वो बेसिकली वो आपको वैल्यू दे रहा होता है, अब वो वैल्यू क्या हो जाता है वो एब्सोल्यूट अमाउंट में बेसिकली क्या होता है वो काउंट होती है, ऐसे 1000, 2000, 1 लाख। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है कि करंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो। अब ये देखो, मैं सपोज करता हूँ कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें से हमने क्या किया 1 लाख क्या किया, हमने इनिशियली क्या किया उसमें से इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, ये तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इसमें से पहले साल क्या होगा, इसमें से 50,000 रुपये हमें जो है ना वो इसमें से कैश फ्लो आएगा। दूसरे ईयर क्या होगा 65,000 आएगा। तीसरे ईयर क्या होगा 72,000 आएगा। चौथे ईयर है ना 85,000 आएगा। और 5वीं ईयर क्या होगा उस प्रोजेक्ट में से जिसमें हमने इनिशियल जो है ना हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया उनमें से 95,000 क्या होगा उनमें से आएगा। अब गाइस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू डिटरमिन दी करंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो। अभी देखो ये सारे क्या है फ्यूचर कैश फ्लो, हम तो आज की बात कर रहे हैं ना, अभी मिसाल के तौर पर क्या है 2026 है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है फ्यूचर जो ईयर्स है उनकी जो आपके पास फ्यूचर ईयर्स की जो कैश फ्लोज है उनकी बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, उनकी करंट वैल्यू क्या करते हैं वो मालूम करते हैं कि इनकी आज की बेसिकली क्या होता है, इनकी आज की वैल्यू हमारे पास जो है वो बेसिकली वो क्या है। ठीक है, आज की हमारे पास जो है इनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाती है वो मालूम की जाती है। ठीक हो गया। अब जो है ना ये देखो इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है ना, एनपीए का एक फार्मूला है, देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। ठीक है, यानी क्या अगर ये प्रेजेंट वैल्यू हमने मालूम किया, देखो इनको हम क्या करते हैं, ये जो प्रेजेंट वैल्यू हमने मालूम किया ना फ्यूचर कैश फ्लोज की, उनको बेसिकली क्या करते हैं हम उनको सम अप करेंगे। ठीक है ना, और उसमें से बेसिकली क्या करेंगे निकालेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, इसको इनिशियल आउटले भी कहा जाता है कहीं पे, हाँ कहीं पे ये आउटले क्या होता है वो वर्ड क्या होता है वो यूज़ होता है इन्वेस्टमेंट की जगह। यानी जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की 1 लाख रुपया, तो हमारे से पैसे जो ना वो निकल गए हैं ना, ये माइनस में आ रहा है, हमने इसलिए इसको माइनस लिख दिया, ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है। तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो इसमें से माइनस करेंगे और सम होगा। ठीक है ना, सम ऑफ क्या होगा प्रेजेंट जो है ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज क्या होगा, उनको जमा करेंगे, ये इनकी जो हम जाना वो प्रेजेंट वैल्यू हमने उनकी निकालेंगे, उनको जमा करेंगे और उनमें से क्या करेंगे उनको इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है उससे माइनस करेंगे, तो हमारे पास ना एनपीवी क्या होगा वो हमारे पास निकल आएगा। अब ये देखो गाइस एक फार्मूला है, देखो ये सम ऑफ कैश फ्लोज, यानी जिस तरह मैंने कहा देखो सम ऑफ कैश फ्लो। ठीक है ना, यानी फ्यूचर कैश फ्लो की हमने प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है, डिवाइड बाय क्या 1+r होगा, और क्या होगा ब्रैकेट आ गया, ये टी आ गया, आर क्या होगा ये आगे जाके मैं बताऊंगा कि आर होता है डिस्काउंट रेट को कहते हैं। ठीक है, और सी एफ ऊपर क्या है वो कैश फ्लो को क्या कर रहा है वो आगे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये देखो फ्यूचर जो कैश फ्लोज है उनकी हम प्रेजेंट वैल्यू को क्या करेंगे, हम उनको सम अप करेंगे। अच्छा जी, ठीक है, नीचे जो लिखा हुआ ना ये एनपीवी कैलकुलेट करने का एक जना एक शॉर्ट किस्म का फार्मूला है। ठीक है ना, सम ऑफ कैश फ्लोज
1/1 + RT माइनस क्या होगा, C0 है, यानी कि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इस फार्मूले में बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि CF क्या है। ये भी क्या है, फ्यूचर कैश फ्लोज है, ठीक है ना, यानी ये वाले देखो, ये है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल 72,000, चौथे साल 85,000 और 5वें साल क्या है 95,000। ये क्या है, फ्यूचर कैश फ्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर फार्मूले में क्या है, आर क्या है, बेसिकली ये डिस्काउंट रेट, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। C0 क्या है, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने कहा 1 लाख रुपए जो हमने इस इनिशियल जो इनिशियली प्रोजेक्ट में जो हमने इन्वेस्ट की है, ठीक हो गया। और फिर क्या टी क्या हो जाता है, टाइम पीरियड, यानी कितने साल के लिए हमने क्या किया, उनको इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो ये है। अच्छा गाइस, क्या है, इसको फार्मूले को अगर मैं एक्सपेंड करूँ ना तो इस तरह बन जाते हैं। देखो इस फार्मूले को, ये देखो पहले साल क्या होगा, ये CF1 आएगा पहले साल के लिए, 1 + RT आएगा, फिर हम क्या करें, इसको जमा करेंगे, ठीक है। फिर CF2 आएगा दूसरे साल के लिए, 1 + T, और ये क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। टाइम पीरियड 2 है ना, और यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है ना। और ये देखो CF क्या होगा, ये 3 होगा, 1 क्या होगा, फिर क्या होगा, ये T की जगह क्या होगा, वो 3, क्योंकि ये तीसरे साल के लिए। फिर CF4 का चौथे साल की जो कैश फ्लोज आएंगे उनको हम जो है ना वो लेंगे, और क्या होगा 1 + T है ना, ये 1 + T की जगह हम 1 + 4 लगाएंगे, ठीक है। वो 1 + R और 4 लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि T क्या कर रहा है, वो टाइम ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, CF0 है, सॉरी CF5 है, 5 साल है, 1 + T की जगह हम क्या करेंगे, ये 5 लगेंगे, ये 5 साल के लिए। इनको सबको क्या करेंगे, सम अप करेंगे, इसलिए मैंने कहा कि सम अप लिखा हुआ है, देखो सम ऑफ कैश फ्लो मैंने लिखा हुआ है। इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, इस फार्मूले से क्या करेंगे, हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है ना। ये सब क्या, देखो ये किस लिए, हम उनकी जनाब बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो मालूम कर रहे हैं फ्यूचर कैश फ्लोज की, ठीक है। जो हमने यहाँ पर जो ना ऊपर लिखना है, यहाँ पर देखो 50,000 यहाँ पर आएगा, सब 65,000 जो ना वो इसके ऊपर आएगा, 72,000 क्या होगा, वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, तीसरे साल में। तो ये सारे क्या करें, प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे, उनको सम अप करेंगे और उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो है ना क्या होगा, ये हमारे पास जो है ना वो NPV क्या होगी, इनकी वैल्यू हमारे पास जो है ना वो निकल आएगी, ठीक है। तो ये पूरा क्या एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या ये इनका फार्मूला आया, ठीक है। हमारे पास जो फार्मूले में यूज़ होता है ना, जो NPV का जो यहाँ पर फार्मूला जो ना वो यूज़ होता है, देखो यहाँ पर R, ठीक है। ये अक्सर इसमें से जो ना MCQ जो ना वो आ लिए जाते हैं, या तो डायरेक्ट डिफिनेशन से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो इट इज़ द रिक्वायर्ड और मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। अब हमसे क्यों पूछ लिया जाता है कि ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, किस तरह है, मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न है, किस तरह है। तो ये बेसिकली क्या है, डिस्काउंट रेट क्या है, मिनिमम या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है यूज टू कन्वर्ट फ्यूचर कैश फ्लोज इनटू प्रेजेंट वैल्यू। ये वो वैल्यू होती है, मिनिमम रिटर्न होता है जिसके थ्रू जिसको यूज़ किया जाता है, किसमें NPV को कैलकुलेट करने में यूज़ किया जाता है। वो है फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज़ को मालूम करने के लिए बेसिकली ये क्या हो जाता है, डिस्काउंट रेट जो इसको R रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनको यूज़ किया जाता है ताकि क्या हो, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू क्या कर सके, उनको मालूम कर सके, ठीक है। यानी फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट जो है ना बेसिकली क्या हो, उनको किया जाता है, किसकी मदद से किया जाता है, NPV कैलकुलेट करने के लिए वो R की मदद से, डिस्काउंट रेट की मदद से जो है ना उनको किया जाता है, और फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू मालूम की जाती है। अच्छा जी, और ये जो डिस्काउंट रेट होता है ना, ये बेसिकली ये वो होता है कि व्हाट यू एक्सपेक्ट टू अर्न, ठीक है। मिसाल के तो आपने एक प्रोजेक्ट में 1 लाख इन्वेस्टमेंट की है और आप चाह रहे हैं कि इसमें से मुझे मैं कितना चाह रहा हूँ कि मुझे इसमें से कितना क्या करें, मुझे रिटर्न मिले, ठीक है। तो डिस्काउंट रेट ये आप बताता है कि व्हाट यू एक्सपेक्ट टू अर्न, ठीक है ना, या व्हाट मिनिमम रिटर्न जो ना आप जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे जो ना इस प्रोजेक्ट से मिले, ठीक हो गया। तो डिस्काउंट रेट वो होता है। और सिंपली ये NPV कैलकुलेट, ये क्या हो जाता है बेसिकली, इट इज यूज NPV फार्मूला टू डिस्काउंट फ्यूचर कैश फ्लो, कि फ्यूचर कैश फ्लो को बेसिकली क्या होता है, उनको डिस्काउंट किया जाता है और उनकी बेसिकली क्या किया जाता है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाती है, वो मालूम की जाती है, किसकी मदद से, डिस्काउंट रेट की मदद से, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो, ये MCQs के हवाले से जो है वो याद रखो। अच्छा जी, फिर ये क्या है, इन NPV कैलकुलेशन द डिस्काउंट रेट इज़ यूजली इन्फ्लेशन रेट, नहीं ये भी नहीं है,
टैक्स रेट ये भी नहीं है, डिविडेंड रेट ये भी नहीं है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब याद रखो ये कि एनपीवी कैलकुलेशन में क्या हो जाता है, आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है उनको डिस्काउंट रेट के इक्वल क्या हो जाता है, वो कंसिडर किया जाता है। यानी कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो क्या हो जाता है, वो डिस्काउंट रेट क्या हो जाता है, वो कंसिडर किया जाता है, वो एज ए यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट वो है सॉरी वो है एनपीओ जो है ना वो कैलकुलेट करने के लिए, या क्या करने के लिए, फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू क्या करने के लिए, मालूम करने के लिए। ठीक हो गया। तो ये क्या होगा, आपका जो करेक्ट ऑप्शन बेसिकली क्या होगा, वो ये होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैसे आपको फिर माइंड में आ गया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। अब मुझे पता है कि एक कंपनी है वो बेसिकली क्या करती है, वो लोन्स भी लेती है, उन्होंने शेयर्स जो है ना वो इशू किए होते हैं। अच्छा, लोन लिए हुए हैं तो लोन के ऊपर क्या करता है, वो इंटरेस्ट क्या करता है, इसके ऊपर पे करता है बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। उन्होंने आगे जो है ना वो शेयर्स क्या करते हैं, उन्होंने इशू किए होते हैं, उस शेयर्स के ऊपर जो है ना वो बेसिकली वो डिविडेंड क्या कर रहा होता है, वो दे रहा होता है। तो ये डिविडेंड का पे करना, ये इंटरेस्ट का पे करना, ये कंपनी के लिए क्या रहता है, इसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना वो कहा जाता है, यानी कैपिटल रेज करने की कॉस्ट। ठीक है, कंपनी क्या करती है, बैंक से लोन लेके जो है ना वो क्या करती है, अपना कैपिटल जो है ना वो रेज करती है, या वो क्या करते हैं अपने शेयर्स बेच क्या करते हैं, अपना वो कैपिटल क्या करते हैं, वो रेज करती है। तो वो बेसिकली क्या है, ये इंटरेस्ट का पेमेंट करना, डिविडेंड का पे करना, ये कंपनी के लिए क्या है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। यानी जो कंपनी ने जो कैपिटल रेज किया है ये उनकी क्या है, बेसिकली कॉस्ट है। मेरे जो पेड क्लासेस है उसके अंदर हम इसको डिटेल के साथ हम जो है हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जस्ट मैं आपको ओवरव्यू जो है उसको टॉपिक का जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास स्टेप है वो ये है कि हम हम कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसकी हम जो है ना वो कोई हमने एनपीवी निकाली है, तो उसके हवाले से हम डिसीजन कैसे करेंगे कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ जाएं या ना जाएं, इसको रिजेक्ट करें, इनको एक्सेप्ट करें, तो वो कैसे पता चलेगा, कोई क्राइटेरिया है। तो गाइस इसमें एक डिसीजन रूल है, वो ये है कि अगर आपका एनपीवी क्या आ जाता है, वो ग्रेटर देन ज़ीरो से ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर वो एनपीवी क्या है, एनपीवी अगर आपके पास जाना, वैसे आपके पास अगर 1 आ गया है, ठीक है, वैसे मैं बता रहा हूँ 100 आ गया है, या 1000 जो है ना वो रुपीज़ जो है ना वो आ गया, इस मीन कि वो प्रोजेक्ट क्या है, वो उस प्रोजेक्ट से हमें जो है ना वो प्रॉफिट जो है ना वो मिल रही है। ठीक है ना, वी आर गेटिंग प्रॉफिट आउट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, या फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट। तो दैट मीन्स कि हमें क्या कर रहा है, उस प्रोजेक्ट से हमें प्रॉफिट जो है ना वो मिल रहा है, वो प्रोजेक्ट से हमें जो है ना वो वैल्यू बेसिकली क्या कर रही है, वो मिल रही है। और वैल्यू किसकी फॉर्म में मिल रही है, वो एब्सोल्यूट की फॉर्म में। एब्सोल्यूट जो है ना बेसिकली क्या है, वो अमाउंट की फॉर्म में हमें उस प्रोजेक्ट से वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अगर आपका एनपीवी क्या आ जाए, हमने कैलकुलेट किया और वो क्या आ गया, वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया, वो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1000 भी आ सकता है, करोड़ भी आ सकता है, जो भी आ सकता है। लेकिन अगर वो जीरो से ज़्यादा हो, दैट मीन्स कि वो हम उस प्रोजेक्ट से हम अर्न कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट हमें वैल्यू दे रहा है। तो हम ऐसी प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, जब हम उनकी एनपीवी कैलकुलेट करेंगे और उनकी वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा आएगी, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को हम जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब गाइस क्या है कि इस एक ऐसे प्रोजेक्ट है जिसकी हमने एनपीवी कैलकुलेट किया है और इनकी एनपीवी क्या आ गई है, ज़ीरो से लेस आ गई है। ठीक है, -100 आ गई है, -10 आ गई है, -1 आ गया है। तो दैट्स मीन क्या है, वो उस प्रोजेक्ट से हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा, हमें वैल्यू नहीं मिल रही, उल्टा हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को बेसिकली क्या करेंगे, उनको रिजेक्ट कर देंगे। और ऐसे प्रोजेक्ट जो है ना जिनकी अगर हम एनपीवी कैलकुलेट करें और एनपीवी जो है ना वो ज़ीरो आता है, ठीक है, एग्जैक्ट ज़ीरो के इक्वल आता है, इसका मतलब ये कि हमें ना प्रॉफिट मिल रहा है ना लॉस मिल रहा है। यानी क्या है, आप क्या कह सकते हैं कि हम एक ब्रेक इवन के ऊपर जो है ना वो ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, और ना तो हमें वो है गेन मिल रहा है, ना उसे ना हमें जो है ना कोई लॉस मिल रहा है। ठीक है, ब्रेक इवन के ऊपर जो है आप जो है वो हम उसके ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिसीजन रूल्स है, जब हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है वो हम हमने अप्लाई करना है, फिर हमने डिसीजन करनी है कि हमने इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। इस एनपीवी के हवाले से एक और जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक होता है, एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं और एक होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, यानी क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे से अनरिलेटेड होते हैं। यानी एक प्रोजेक्ट क्या होता है, दूसरे प्रोजेक्ट को वो क्या कर उनको अफेक्ट नहीं कर रहा होता है। यानी अगर मैंने लिखा हुआ है कि एक्सेप्टिंग वन डज नॉट अफेक्ट द अदर, अगर आप एक को एक्सेप्ट करेंगे इसके ऊपर दूसरे के ऊपर जो है कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक
ठीक है, दोनों क्या है, अनरिलेटेड है। तो आपसे एमसीक्यू ने पूछ सकता है कि अनरिलेटेड प्रोजेक्ट्स को कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा जाता है या इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो वो कौन से होते हैं, वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर क्या है, आपके पास जो है, मैं सपोज करता हूँ कि आपके पास जो है वो 1 लाख क्या है, आपके पास रुपीज़ है। अब आपके पास क्या है, एक ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है। ऑप्शन ए में क्या है, आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है एक न्यू ब्रांच क्या कर रहे हैं, आपने उस अमाउंट से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, आप उस ब्रांच से क्या कर सकते हैं, आप उनमें से इन जो मशीनरी है आप उनको जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब गाइस क्या है, अब इसमें क्या क्या है कि उसमें से अगर आपने एनपीवी क्या किया, आपने कैलकुलेट किया इनका प्रोजेक्ट ए का, और वो एनपीवी के आगे वो ग्रेटर देन 0 आ गई है, ठीक है, तो दैट्स मीन आप क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को जो ना वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब मैंने क्या बताया था कि ये जब एनपीवी 0 से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा ठीक है, अब दूसरे प्रोजेक्ट का आपने क्या किया है, आपने कैलकुलेशन की है, एनपीवी निकाली है, और एनपीवी आपका जो ना वो क्या आ गया, आपका ग्रेटर देन जो ना वो 0 आ गया है, ठीक हो गया है। चाहे आप जो भी प्रोजेक्ट्स आपके आपके पास जो ना वो 2 प्रोजेक्ट्स है, आपके पास जो ना वो 3 प्रोजेक्ट्स है, अगर उनका क्या हो, उन सब का जो ना एनपीवी ग्रेटर देन 0 आ रहा हो, तो आपकी मर्जी है कि आप जो ना वो 3 प्रोजेक्ट्स को लेके, तीनों प्रोजेक्ट को लेके उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें, ठीक है ना, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें, या आपकी मर्जी है आप जो ना वो 2 प्रोजेक्ट को जो ना वो ले लें, ठीक है, तीनों में से, और उसमें से जो ना आप जो ना वो इन्वेस्टमेंट कर लें, ठीक हो गया। तो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट क्या हो जाता है, वो एक दूसरे के ऊपर जो ना वो एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना दूसरे को जो ना वो रिजेक्शन का बायस जो ना वो नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा होता है, इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा होता है, वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर रिसोर्स की कोई भी जो ना वो कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, मैन पावर की, टाइम की, बजट की, ठीक है। तो जैसी चाहे 4 प्रोजेक्ट हो, 5 प्रोजेक्ट हो, 6 प्रोजेक्ट हो, अगर उन सब की जो ना एनपीवी जो ना वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, ठीक है, तो आपकी मर्जी है कि आप जो ना सब प्रोजेक्ट को जो ना वो लेके जो ना उसमें से जो ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या उसमें से ना वो 3-4 को जो लेके जाना उसमें से इन्वेस्टमेंट जो आप लोग कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट का एक्सेप्ट करना दूसरे की रिजेक्शन का बायस नहीं बनता। गाइस नेक्स्ट आ जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बेसिकली क्या है, प्रोजेक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। ये बेसिकली क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स के बेसिकली क्या हो जाता है, ये उनका अपोजिट होता है। यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा होता है, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं सारे कीवर्ड्स है, याद रखिए, एमसीक्यूज में आते हैं। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो क्या हो रहा होता है, वो कंपीट कर रहे होते हैं, यानी क्या कर रहा होता है, अगर आपके पास जो ना वो 2 प्रोजेक्ट्स है, वो एक है और बी है, और आप में से क्या करना होता है, ये दोनों प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, वो कंपीट कर रहे होते हैं, उनमें से क्या कंपीट का मतलब ये कि उनमें से आपने क्या करना होता है, एक को बेसिकली क्या करना होता है, आपने चूज करना होता है। आप 2 को जो ना वो एट अ टाइम जो ना वो चूज नहीं कर सकते, बेशक वो क्या हो, उनका एनपीवी जो ना वो पॉजिटिव आ रहा हो, ठीक है, लेकिन दोनों को आप जरा एट अ टाइम चूज नहीं कर सकते। आपने एक को क्या करना होता है, वो चूज करना होता है। क्यों चूज करना होता है एक, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बेसिकली क्या है, वो रिसोर्सेज की क्या हो जाती है, इनकी जो मेन रीजन है यहाँ पर क्या है, रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, कंस्ट्रेंट होती है, लिमिटेशन होती है, वहाँ पर बजट की कमी होती है, यहाँ पर टाइम की कमी होती है, मैन पावर की कमी होती है। तो इन कुछ रीजन की वजह से बेसिकली क्या हो जाता है, आपको जो है ना वो बड़ा क्या होता है, आपने उनको एक चॉइस क्या होती है, आपने उसमें से पिक करना होता है, उस प्रोजेक्ट को जो है ना वो क्या करना होता है, आपने पिक करना होता है, ठीक है। और हमेशा याद रखो, मिसाल के तौर पर क्या प्रोजेक्ट ए है, उनकी एनपीवी आपने निकाल दी है, वो बेसिकली क्या आ गई, एनपीवी 100 आ गई है। दूसरी प्रोजेक्ट की जो है वो एनपीवी आपने निकाल दिया, वो 200 आ गई हैं। अब ये देखो ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है, यानी आपके पास जो है रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, ठीक है, आपके पास जो है वो 1 लाख जो है वो रुपया है, ठीक है ना, ठीक है, उसमें से फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने ए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या बी में इन्वेस्ट करना है। अब जब आपने एनपीवी निकाली है और उसमें से जो है ना वो बी के एनपीवी जो है वो क्या आ गया, वो 200 आ गया, तो आप क्या करें, जिनकी एनपीवी हाईएस्ट है, जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या है वो हाईएस्ट है, आप उस प्रोजेक्ट के साथ क्या करेंगे, वो जाएंगे, और जो क्या होगा, जो ए प्रोजेक्ट होगा ये क्या होगा, वो रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या है, वो रिसोर्स की कंस्ट्रेंट है, लिमिटेशन है, आप दोनों प्रोजेक्ट को एट ए टाइम जो है वो नहीं ले सकते, ठीक है। ये दोनों प्रोजेक्ट क्या है, ये आपस में कंपीट कर रहे होते हैं, यानी आपने उसमें से जो है वो चूज करना होता है। क्या करेंगे, रिलेटिवली ईजियर एमसीक्यूज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़े से जो टफ एमसीक्यूज है, ठीक है, वो बेसिकली मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो एनपीयू वाले टॉपिक है उसकी पार्ट सेकंड में मैं थोड़ा सा जो उनको डिस्कस करूंगा। उसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं पार्ट सेकंड में वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब ये पहला एमसीक्यू ये है, द मेन रीज़न बिहाइंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स कम्पीट इज़, कि वो कम्पीट जो कर रहे हैं उनके पीछे रीज़न क्या होता है, ठीक है। म्यूचुअली जो एक्सक्लूसिव जो प्रोडक्ट्स क्या वो हाई रिस्क होते हैं, नहीं ये भी नहीं है।
क्या उनके पास जो है ना वो हाई प्रॉफिट होते हैं इसलिए क्या म्यूचुअली जो एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होते हैं वो कम्पीट कर रहे होते हैं? नहीं। क्या टैक्स इशूज है? नहीं। बल्कि क्या कर रहे होते हैं, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली कम्पीट इसलिए कर रहे होते हैं, कम्पीट मीन्स आपने एक को चूज़ करना होता है, ठीक है, कि उसमें बेसिकली क्या हो जाता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो टाइम की रिसोर्सेज हो, चाहे मैन पावर की रिसोर्सेज हो। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से फिर क्या हो जाता है, आप वो कम्पीट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो आपका जो डी ऑप्शन क्या होगा वो करेक्ट होगा। जो ना वो थर्ड जो है ना इसको डिस्कस करते हैं कि इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट द डिसीजन रूल इज एक्सेप्ट ऑल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें ऑल प्रोजेक्ट तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, ठीक है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। रिजेक्ट ऑल प्रोजेक्ट्स ऐसा भी नहीं है कि आप जो ना वो सारे रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने जो ना वो एक जो ना वो आपने एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। दूसरा ये सेलेक्ट दी प्रोजेक्ट विद हाईएस्ट एनपी, ये बेसिकली क्या करेंगे, आप उनको सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास दो प्रोजेक्ट्स है, ए और बी है, ठीक है, इनमें से जिसका एनपीवी ज़्यादा आएगा उसको क्या करेंगे, आप जो ना वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो सी हमारे पास जो ना इस एमसीक्यूज में जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सेलेक्ट लो कॉस्ट प्रोडक्ट ये भी जो ना वो नहीं है, ठीक है। जिनका एनपीवी कम होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो हमारा सेलेक्ट होगा, आप उनके साथ जो ना वो जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स में। अच्छा जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स अराइज ड्यू टू अनलिमिटेड फंड्स, नहीं, बल्कि ये भी ऑप्शन नहीं है। ये अराइज, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फंड्स क्या होते हैं, वो तो लिमिटेड रिसोर्सेज होती है ना, उसमें तो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो होती नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं है। नो अल्टरनेटिव, बिल्कुल ये भी गलत है, इसमें आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन होते हैं, देखो ए होता है, बी होता है, सी होता है, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या करना होता है, जो इनका हाईएस्ट एनपीवी वाले होते हैं उनके पास जाना, आपने जाना होता है। तो इसी पास हमेशा आपके पास जाना अल्टरनेटिव क्या हो जाता है, आपके पास अवेलेबल होती है, उस अल्टरनेटिव में से फिर क्या करना होता है, आपने उनको चूज़ करना होता है, कोई एक जना वो चूज़ करना होता है, ठीक है, सेलेक्ट करना होता है, आपने सेलेक्टिव आपने होना पड़ता है, यू हैव टू बी सेलेक्टिव, ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड जो है उसी ऑप्शन है नो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है कि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर है, पे आप जो कोई भी प्रोजेक्ट आप इनिशिएट करते हैं उसमें आपके पास इन्वेस्टमेंट तो होती है, बल्कि इसमें क्या हो जाती है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन वो क्या होता है, वो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। लिमिटेड क्या हो जाते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, वो गलत है। थर्ड जो ऑप्शन है बेसिकली यहाँ पर क्या अल्टरनेट है, तो आपके पास क्या हो जाता है, इसमें अल्टरनेट चॉइसेस होती हैं, ठीक है, जैसे ए प्रोजेक्ट ए हो गया और बी हो गया, ठीक है। उसमें से बेसिकली क्या करना होता है, आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें से आपने एक में से जो है ना वो चूज़ करना होता है। आप यहाँ पर क्या हो जाते हैं, आप यहाँ पर सेलेक्टिव होते हैं, ठीक हो गया। इसके कॉन्सेप्ट को मैंने प्रीवियसली क्या करके उसको डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि क्या होगा, ये दो अल्टरनेटिव आप मौजूद है आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट में, तो आपने क्या करना होता है, जिनकी एनपीवी क्या है, ये 100 इनकी एनपीवी आ गई है, सपोज करें इनकी जो ना वो 200 आ गई हैं, तो आप क्या करें, हाईएस्ट एनपीवी के साथ क्या करेंगे, वो जाएंगे और उस प्रोडक्ट को बेसिकली क्या करेंगे, उनको चूज़ करेंगे। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो आपके पास जाना वो डी क्या होगा, वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज ये है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स आर आल्सो नोन एज, पहला ऑप्शन ये कंप्लीमेंट्री प्रोजेक्ट्स, तो ये इनका बेसिकली ये नहीं है पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा गाइस इसका ये सब्स्टिट्यूट क्या है, वो प्रोजेक्ट्स उनको बेसिकली उनको सब्स्टिट्यूट प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। सब्स्टिट्यूट प्रोजेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्या हो जाता है, एक जो प्रोजेक्ट होता है ना, वन प्रोजेक्ट, ठीक है ना, उसमें से क्या करता है, वो रिप्लेस कर लेता है, ठीक है ना, रिप्लेस कर लेता है इन अदर प्रोजेक्ट, किसी और प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, उनको रिप्लेस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर क्या आपके पास जाना प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है, ठीक है ना। अब प्रोजेक्ट ए के ऊपर आपने एनपीवी निकाली 100, बी के निकाले आपने निकाले वो 200 आ गई है एनपीवी, तो अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको जो ना वो छोड़ेंगे, ठीक है ना, और ये क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जिनका एनपीवी ज़्यादा होगा आप क्या करेंगे, उनको चूज करेंगे, यानी क्या करेगा, एक क्या करेगा, रिप्लेस करेगा दूसरे को, आप दोनों को जो ना वो सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए बेसिकली इसको कहा जाता है, इनको सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। इस तरह आप कह सकते हैं ना, देखो एक चीनी है, ठीक है ना, शुगर है, ठीक है ना, और एक है गुड़ है, ठीक है ना। ये देखो अगर गुड़ की प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, आप जो है वो शुगर की तरफ जो है चले जाते हैं, ये उनका सब्स्टिट्यूट है, यानी आप गुड़ को छोड़ देते हैं, ठीक है। इसी तरह ये है कि ये जो है एनपीवी जिनका कम होगा उन प्रोडक्ट को आप जो है वो छोड़ देते हैं और उनको रिप्लेस कर देते हैं उस प्रोडक्ट के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ जिनका एनपीवी ज़्यादा है, और फिर क्या करते हैं, उनको जो है वो चूज करते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट वो इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो अलग एक टाइप है,
कहने का मतलब ये है। और रिस्क फ्री प्रोजेक्ट्स है, देखो इसमें रिस्क तो हर देखो फ्यूचर कैश फ्लो में तो रिस्क इन्वॉल्व होता है ना, ठीक है ना। तो जो भी प्रोजेक्ट्स जो है ना बेसिकली वो आप जाते हैं, ठीक है, उनसे आपको जो कैश फ्लो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें बेसिकली आपको जो है ना वो रिस्क क्या होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट जो होते हैं वो रिस्क फ्री होते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन है ही नहीं है। तो आपके पास क्या हो जाते हैं, ये आपके पास जो बी ऑप्शन क्या होगा, ये करेक्ट क्या होगा, आपके पास ऑप्शन होगा। और मैंने साथ एग्जांपल भी दी है आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। और इस टॉपिक को हमने जो है ना बड़े डिटेल के साथ हमने प्रीवियसली इसको डिस्कस किया हुआ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ठीक है। मैंने बताया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के अंदर तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर प्रोजेक्ट का वो सॉरी जो बजट होता है उसमें लिमिटेशन होती हैं, उसमें टाइम की लिमिटेशन होती हैं, ठीक है। इसलिए हम जो है ना इसमें से एक चूज हम उसको सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो है ना वो कुछ जो है ना प्रोजेक्ट करते हैं उसमें से चूज करते हैं। और फिर क्या अगर मैन पावर की कमी हो सकती है जिसकी वजह से हम जो है ना प्रोजेक्ट्स में से चूज करते हैं, ठीक है, कुछ को हमने गिव अप करना होता है। और दूसरा क्या है, जब सेम पर्पस प्रोजेक्ट्स है, अब देखो मिसाल के तौर पर क्या है, एक मशीन है, ठीक है ना, हमने उसमें से कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है, ये मशीन ए है, ठीक है ना, और ये क्या है मशीन क्या है वो बी है। अब दोनों का बेसिकली क्या है पर्पस सेम ही है, ठीक है, दोनों का क्या है सेम क्या है वो पर्पस है, ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरिंग करना, कोई चीज़ प्रोड्यूस करना। तो अब क्या करना होता है, अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में बेसिकली क्या हो जाता है इसको, उसमें मेन रीज़न ये है ना कि हम इसमें से चूज़ क्यों करते हैं, वो ये होते हैं कि सेम पर्पस की प्रोजेक्ट होते हैं, तो फिर क्या होते हैं हमें दोनों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। फिर हम क्या करते हैं एक प्रोजेक्ट के साथ क्या करते हैं हम जाते हैं, यानी हम मशीनरी के साथ क्या करेंगे, एक मशीनरी के साथ जाएंगे, हमें दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सेम क्या हो जाता है उनका पर्पस होता है, ठीक है। इसलिए फिर हम जो है ना दो जो ना वो नहीं लेते, रादर क्या करते हैं हम एक को गिव अप कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, और एक को क्या करते हैं हम उनके साथ जो उनको जो ना वो रख लेते हैं और उनके साथ जो ना वो जाते हैं, ठीक हो गया। तो हमेशा क्या हो जाता है जो आपके पास सेम जो पर्पस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका पर्पस सेम होता है उनमें से भी क्या करते हैं हम जो ना वो सेलेक्ट हो जाते हैं, उनमें से हमने एक को क्या करना होता है वो सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। यानी वो प्रोजेक्ट क्या हो जाता है वो हमारे पास सब्स्टिट्यूट क्या हो जाता है वो बन जाते हैं कि हमने इसमें से एक को छोड़ना होता है और एक को क्या करना होता है हमने सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या हो जाता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो ना बेसिकली वो प्रोजेक्ट्स होते हैं। और उनकी एक रीज़न ये भी है, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने की उनकी एक रीज़न ये भी है कि उनका पर्पस क्या हो जाता है वो सेम होता है। तो हम क्या करना होता है फिर हमने क्योंकि पर्पस सेम होता है तो हम एक ऑप्शन के साथ जो ना वो जाते हैं। अब मैं इसका दोबारा क्रक्स मैं बता देता हूँ, खुलासा मैं बता देता हूँ कि जब भी दो प्रोजेक्ट्स होंगे और उनमें बेसिकली क्या होता है उनका पर्पस क्या हो जाता है वो सेम होता है, तो वो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने एक को रखना होता है, एक को, ठीक है, एक को सेलेक्ट करना होता है और एक को जो है वो गिव अप करना होता है, ठीक है। तो जो हम सेलेक्ट कर लेते हैं फिर उनके साथ जो है क्या करना होता है हमने आगे उनको प्रोसीड करना होता है, ठीक हो गया। तो बेसिकली क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स की मैंने क्या बताई थी कि एक तो ये उनकी हम इसको जो चूज़ क्यों करते हैं यहाँ पर जो है ना कंपीटिंग प्रोजेक्ट्स में से जो क्यों बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोजेक्ट क्यों बन जाते हैं, क्योंकि उसमें बजट की कमी होती है, टाइम की कमी होती है, मैन पावर की कमी हो सकती है, या वो सेम पर्पस के जो प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो तब क्या हो जाता है इसकी वजह से आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या हो जाते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। और हम सेलेक्ट हो जाते हैं कि हमने इसमें से कुछ को चूज़ करना होता है या कुछ को हमने गिव अप करना होता है, ठीक हो गया। सारों को जो ना वो इकट्ठे लेके नहीं जा सकते, ठीक हो गया। आज की वीडियो में इतना ही है। इंशाल्लाह जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू के जो मीडियम लेवल की जो एमसीक्यूज़ है वो सिर्फ हम क्या करेंगे उनके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वो बहुत अच्छे लेवल की जो है वो एमसीक्यूज़ मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो वो आपका जो है वो नेक्स्ट जो है वो वीडियो क्या करेगा, आप यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को जो है वो पुश कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ उसकी जो है नोटिफिकेशन आपको जो है वो आया करे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम सिर्फ एनपीवी से रिलेटेड हम एमसीक्यूज क्या करेंगे, मीडियम लेवल के क्या करेंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं वो वीडियो बना दूंगा तो मैं इसका जो प्लेलिस्ट है वो क्या करूँगा उसके अंदर आपको मिल जाए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएगा, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट गिवन होगा, ठीक है। उसके अंदर जना आपको वो वीडियो जो है वो मिलेगी, इसका पार्ट सेकेंड एनपीवी के ऊपर, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसके अलावा आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।